गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका वेलकम करता हूं अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बड़े एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है और इस चक्कर में लोग अपना काफ़ी सारा नुकसान करवा बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बड़ा ही बर्निंग टॉपिक कि हमें जब भी अब्रॉड में स्टडी करनी हो या किसी भी फॉरेन कंट्री में स्टडी करनी हो तो हमें उसके लिए अपनी स्टडी को फाइनेंस कैसे करना चाहिए। क्या हमें उसके लिए एजुकेशन लोन लेना चाहिए या हमें उसके लिए पर्सनल लोन लेना चाहिए। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में दोनों लोन्स के प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा कि क्या क्या दोनों के बेनिफिट्स हैं और क्या क्या दोनों के नुकसान हैं। तो जो लोग मेरे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मेरे इस पेज को इंस्टा और फेसबुक को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी मेरा सेम ही नाम से पेज है। तो चलो हम आज के इस टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो बच्चे, आपको मैंने पिछली वीडियो दी थी, आप उसमें जाके देख सकते हो कि आप किस तरह से अपने एजुकेशन को फाइनेंस कर सकते हो, कि मतलब उसको उसकी फ़ी या पूरे एक्सपेंस किस तरह से आप उठा सकते हो। उसके कई तरीके मैंने बताए थे, पर उसमें से हम आज दो ही टॉपिक, आज एक ही टॉपिक हम कवर करेंगे बेसिकली, जो है लोन्स का, कि आप लोन के थ्रू किस तरह स्टडी कर सकते हो। उसमें भी हम आज दो तरह के लोन जो है मेनली कवर करेंगे। एक होगा आपका पर्सनल लोन, दूसरा होगा आपका एजुकेशन लोन। तो मैं आपको दोनों के डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस किस बेस पे आपका जो लोन वो सैंक्शन होगा, कितना अमाउंट सैंक्शन होगा और किस तरह से आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। दोनों के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके जो फॉरेन की जो फ़ी होती है वो लैक्स में होती है, वो अप्रॉक्स 10 लाख से ऊपर ही होती है। अगर हम कनाडा की बात करें स्पेसिफिक, तो वो 10.5 से लेकर 12 या 13 लाख के करीब होगी डिप्लोमा की। अगर वो कोई डिग्री है तो उसकी ज़्यादा भी, अगर मास्टर्स है तो 20, 25, 30 लाख तक भी जा सकती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अपने मनी नहीं है उसको फंड करने के लिए, हमें लोन लेना है। तो लोन हमने कैसे लेना है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों लोन्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब पर्सनल लोन है वो आपको बैंक देता है, वो आपको आपकी किसी भी पर्सनल नीड के लिए बैंक आपको पर्सनल लोन देता है। बट पर्सनल लोन आपको बैंक भी देते हैं, एनबीएफसीज भी दे देती हैं। बट पर्सनल लोन में क्या होता है कि आपका इनकम और आपका सिबिल चेक किया जाता है, उस बेस पे आपका पर्सनल लोन दिया जाता है। बट पर्सनल लोन का एक ड्रॉबैक ये है कि वो थोड़े अमाउंट का होता है, वो मतलब आपके सिबिल के ऊपर ही डिपेंड करता है या बैंक डिपेंड करता है आपको कितना पर्सनल लोन देना है। उसका पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होता है। और उसका एक साइड इफेक्ट और भी है, जो बुरी बात है उसकी, कि उसका वो आपको आपकी स्टडी के लेवल का नहीं मिलेगा। जितना आपको स्टडी के लिए रिक्वायर्ड है उतना आपको बैंक पर्सनल लोन नहीं देगा। हाँ, अगर आपका सिबिल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है देन मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। बट उसके लिए उसके बेनिफिट्स ये हैं कि वो आपको जल्दी पास हो जाएगा, जल्दी प्रोसेस्ड हो जाएगा, और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो थोड़े कम चाहिए होते हैं। वो आपको बैंक सीधा ही देता है आपकी सैलरी देख के, आपका सिबिल स्कोर देख के। बट उसके उलट साइड अगर हम आए एजुकेशन लोन के, तो बच्चे एजुकेशन लोन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि आपके पर्सनल लोन में इतने मैटर नहीं करते। वो सिर्फ आपकी सैलरी स्लिप, सैलरी देख के और आपका सिबिल देख के आपको लोन जो है बैंक वो लैंड कर देता है। बट एजुकेशन लोन में ऐसा नहीं है। एजुकेशन लोन में सबसे मेन चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। उनको आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पर्सनल लोन के आपको कोलेटरल नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपकी सैलरी के ऊपर आपको मिलता है। बट एजुकेशन लोन में आपको काफ़ी सारी जो है वो आगे कैटेगरीज आती हैं। अब हम डीपली जो मेन एजुकेशन लोन को डिस्कस करते हैं। लास्ट में आपको अपनी टिप दूंगा कि आपको कौन सा लोन लेना चाहिए और आप किस तरह से ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलो आते हैं एजुकेशन लोन की तरफ। बच्चे, एजुकेशन लोन आप जाते हो बैंक के पास कि हमने अब्रॉड स्टडी करनी है, हमें उसके लिए लोन चाहिए, तो बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। सबसे पहले वो आपके एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा जो आपने इंडिया में की है, जितनी भी एजुकेशन आपकी है वो मांगेगा। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट देखेगा, आपके पेरेंट्स की स्टेटमेंट देखेगा बैंक अकाउंट, उनके डॉक्यूमेंट्स लेगा। बट फिर उसके बाद बैंक आपका कॉलेज का ऑफर लेटर देखता है। अगर आपका कॉलेज बैंक के पास अथॉराइज्ड है तभी आपका बैंक जो है मनी देगा, अदरवाइज आपका बैंक मनी नहीं देगा। बट इसमें भी दो दिक्कतें आती हैं कि इंडिया में जो अनसिक्योर्ड लोन है, जो विदाउट कोलेट्रल, मतलब बिना कोई चीज़ अपने दिए मिलता है, वो सिर्फ 7.5 लाख तक ही मिल सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस की फ़ी जो कनाडा में है वो 7.5 लाख से ज़्यादा ही होती है। तो उसके लिए या तो आप बाकी फ़ंड्स खुद से करो, अरेंज करो, तो आप 7.5 लाख का लोन लेके आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपके पास खुद के फंड्स नहीं हैं तो फिर आप
कोलेट्रल वाला लोन ले सकते हो। मीन्स अपनी कोई चीज़ बैंक को दिखा के उनके पास रख के आप उस पर लोन उठा सकते हो, एजुकेशन लोन उठा सकते हो। उसमें क्या होगा कि फिर बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी आपने मॉर्टगेज उनके पास रखी है, उसकी वैल्यूएशन 85% देख के आपको उतना लोन जो है वो लैंड कर देगा। बट वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि बैंक का पर्सन आएगा, आपकी वैल्यू की वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा, आपके किसी भी एसेट्स की वो पहले वैल्यूएट करेगा, फिर उसके बाद आपको लोन जो है वो लैंड किया जाएगा। बट हाँ, जो कुछ NBFCs हैं, प्राइवेट काफ़ी सारी हैं, मैं नाम नहीं किसी का बोलता, बैंक्स की भी होती हैं, एक्सिस बैंक की, HDFC की भी है, वो आपको लोन जो है वो दे देती हैं NBFCs। बट उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। पर्सनल लोन तो अलग चीज़ है, वो आपको बैंक ही देगा, NBFC भी देती हैं, बट एजुकेशन लोन NBFCs भी देती हैं, बट उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और NBFCs में आपको लोन जो है वो जल्दी पास हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। बैंक्स आपको काफ़ी सारे चक्कर लगवाएंगे, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड करेंगे और वो टाइम भी कंज्यूम करते हैं। बट NBFCs आपको ईजिली लोन जो है वो दे देती हैं। तो अगर आपने बैंक से लोन लेना है तो आपने सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन देने हैं, और कोशिश करो कि आप किसी गवर्नमेंट बैंक से लोन ले लो। अगर आपको मिल सकता है तो आप किसी गवर्नमेंट बैंक से लोन ले लो। बट उसमें आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, प्रोसेसिंग फ़ी कम होगी, और आपको थोड़ा लंबा टाइम पीरियड मिल जाएगा लोन रीपेमेंट का। बट अगर आप NBFC से कहते हो उसका थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, आपको सर्विस थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी किसी NBFC में, और आपकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी कम होगी। तो ये था हमारा एजुकेशन लोन का। हाँ, अगर मॉर्टगेज आपके पास है, कोलेट्रल है, तो आप बैंक से भी जितना मर्जी लोन ले सकते हो, बैंक आपको सारा फाइनेंस कर देगा। बट वो मेरी पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह बैंक से ज़्यादा लोन ले सकते हो अपनी कम प्रॉपर्टी के ऊपर। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो जितना आपको चाहिए उतना जेन्युइन लोन आप बैंक से ले सकते हो, और NBFC से भी ले सकते हो। बट NBFC का थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और NBFC आपसे पार्शियल इंटरेस्ट भी चार्ज करती हैं। वो क्या पार्शियल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आपने इस मंथ लोन लिया तो नेक्स्ट मंथ से आपको NBFC को 2000 या 5000 या 10,000 तो नहीं, 6-7,000 हर मंथ पे करना पड़ेगा, जो आपका वो इंटरेस्ट पे हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको बाद में पे करना है। वेयर एज बैंक, प्राइवेट जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है उनमें हो सकता है आपको पार्शियल इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो या हो ही ना। और ये एक एजुकेशन लोन का बेनिफिट बता देता हूँ आपको मैं, कि आपको जो है मोरेटोरियम पीरियड मिलता है 3 साल, कम से कम आपकी डिग्री जब स्टडी अभी कंप्लीट होगी तब तक का, और उसके बाद 1 साल एक्स्ट्रा। मेन मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, आपने लोन लिया आज 2023 में, आपकी स्टडी खत्म होगी 2025 में, और आपको 1 साल एक्स्ट्रा मतलब 2026 के बाद आपकी जो लोन की रीपेमेंट जो है वो स्टार्ट होगी। उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिलता है, वो आप कर सकते हो। बट जो NBFCs हैं उनमें भी सेम होगा, अगर टेन्योर थोड़ा कम छोटा होता है, वो थोड़ी जो आपसे इंस्टॉलमेंट जो थोड़ी वो ज़्यादा बनवाएंगे, बट वो आपसे थोड़ा। तो हाँ, अब हम दोनों लोन्स के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं कि एजुकेशन लोन और जो पर्सनल लोन है उसके बीच में डिफरेंस क्या क्या है रीपेमेंट का। अगर आप एजुकेशन लोन लोगे तो आपको, जैसे मैंने बताया, मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा 3 साल का। जब भी आपकी जितनी भी स्टडी उसके साथ 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसमें आपको कोई लोन नहीं रीपे करना। 1 साल के बाद आपकी EMI जो है वो स्टार्ट होगी। इससे क्या होगा, आपका फैमिली के ऊपर थोड़ा बर्डन कम होगा कि आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट इंस्टेंटली नहीं देनी जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती। तो ये आपको एजुकेशन लोन का थोड़ा सा बेनिफिट है। वेयर एज अगर आप पर्सनल लोन लेते हो, वो आपको मिल तो जल्दी जाएगा, पर वो एक तो थोड़ा मिलेगा आपकी फ़ी के बराबर या आपके एक्सपेंस के बराबर, तो बहुत मुश्किल है वो मिले। बट सेम टाइम पे उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके बिल्कुल नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आपने अगर आज लिया लोन, तो आपको नेक्स्ट मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है। बट अगर आप वो लोन लेकर स्टडी करने जा रहे हो, तो आप 2 साल तक वो स्टडी करोगे, तो फिर आपकी जो वो इंस्टॉलमेंट का जो प्रेशर है वो आपकी फैमिली को बेयर करना पड़ेगा, या आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, आपको वर्क करके अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो भरनी पड़ेगी। तो इसलिए वो इतना कोई बेनिफिशियल नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास 1-2 लाख या 3 लाख तक कम हो रहा है, उसका आप पर्सनल लोन ले सकते हो। बट वो आपको पता है कि आपकी फैमिली की इतनी इनकम या तो है, या फ्यूचर में आपको इतना पैसा मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर कि आप वो लोन रीपे कर सको। बट अगर आपको पता है कि फैमिली की इतनी इनकम भी नहीं है, आपको खुद ही कमा के वापस करना है, तो फिर पर्सनल लोन लेने का कोई इतना बेनिफिट नहीं है। वो इंस्टेंटली तो मिलेगा, बट वो फिर आपको बाद में तंग करेगा, क्योंकि उसकी जो रीपेमेंट है वो बिल्कुल नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। और वे सेम टाइम पे जो एजुकेशन लोन है उसमें आपको कोई इंस्टेंट पेमेंट नहीं करनी, वो आपको अपने मोरेटोरियम पीरियड के बाद ही करनी होती है, जितना आपको मिला होता है आपकी स्टडी के 1 साल एक्स्ट्रा, और जितना आपने उसका टेन्योर बनाया हुआ है किस्तें अपनी EMIs को देने का। सेकंड बेनिफिट ये है कि आपका जो एजुकेशन लोन में उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू योर पर्सनल लोन। पर्सनल लोन पे तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है,
14%, 15% या 16% भी बैंक जो है वो चार्ज करते हैं। वो आपको देते तो इंस्टेंटली हैं, बट उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है पर्सनल लोन का। तो इसलिए आप अभी एजुकेशन ले रहे हो, फिर आप कमाओ के फिर दोगे, तो इसलिए इतना बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एजुकेशन लोन लेके भी अपना काम कर सकते हो। बट हाँ, एजुकेशन लोन में थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, चक्कर लगाने पड़ेंगे। या अगर आपकी अच्छी सी बनती है किसी से तो आपको इजीली मिल भी जाएगा। बट पर्सनल लोन है लेने में ईजी है, बट बाद में आपको ये चीज़ तंग कर सकती है। तो आपने क्या करना है कि अगर पहले तो एसेट्स से अपने लेने की कोशिश करो फ़ी। अगर नहीं बनती, लोन लेना आपकी मजबूरी बन गई है, तो देन गो फॉर एजुकेशन लोन। अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो देन यू ऑलवेज गो फॉर एजुकेशन लोन, चाहे वो आप एनबीएफसी से ले लो। फिर अगर आप एनबीएफसी से भी लोगे एजुकेशन लोन, फिर भी कोई इतना बॉदरेशन की बात नहीं है, क्योंकि वो भी आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और अच्छे टाइम के लिए मिल जाएगा, मतलब आपको ड्यूरेशन लंबा मिलेगा। वेर एज अगर आप फिर सारा अगर आप फाइनेंस कराते हो पर्सनल लोन से, फिर वो आपके लिए और फैमिली के लिए इतना बर्डन बेयर करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो देन आप सोच सकते हो, बट वो इतना फिर मिलता नहीं है जितना आपको एक्सपेंस चाहिए होगा अब्रॉड जाने के लिए। तो अगर आपके पास हाँ पैसे हैं, थोड़े से 2-3 लाख कम पड़ रहे हैं, तो आप पर्सनल लोन लेके अपना गुजारा चला सकते हो। और वो पता कि फैमिली की इतनी इनकम भी है कि पीछे से ईजिली 4-5,000 या 10,000 की EMI वो दे सकते हैं आपके पीछे से। जब आप एजुकेशन लेने चले जाओगे तो आप ले सकते हो। बट अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो प्लीज़ ऑलवेज गो फॉर एजुकेशन लोन। और एक चीज़ और मैं पॉइंट क्लियर कर दूँ, हम यहाँ पे सुनते हैं कि लोग अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेच के अब्रॉड जा रहे हैं, स्टडी को वो फंड करते हैं पर वो उसको बेच के फंड कर रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश यही है कि आप प्रॉपर्टी को सेल आउट मत कीजिए, आप उसके ऊपर कोलेटरल लोन ले लीजिए। आप कोलेटरल लोन लेंगे तो आपकी वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, बट बैंक के पास होगी। तो आप लोन वापस दे के, लोन रिपे करके अपनी प्रॉपर्टी वापस बैंक से ले सकते हैं, एनओसी ले सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये है कि बैंक इतनी जल्दी फाइनेंस करता नहीं है। बैंक्स के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो उसके ऊपर ही फाइनेंस करते हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ। बट हाँ, अगर आप थोड़े एफर्ट्स करो तो आपका ये वाला मुद्दा भी हल हो सकता है। आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की नीड नहीं है, आपको बेच के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके ऊपर मॉडरेज लोन लेके या सिक्योर्ड लोन लेके भी जा सकते हो। आप बाद में जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए विद आफ्टर 1 ईयर, आप उसका लोन रीपे कीजिए और आप उसके बाद उस प्रॉपर्टी को बैंक से वापस ले लीजिए। बैंक आपको आपकी प्रॉपर्टी एज इट इज़ ही वापस कर देगा, सिर्फ वो उसको अपने पास एज आ सिक्योरिटी रखता है। तो आपने क्या करना है कि उन प्रॉपर्टी को बेचने के बजाय उस पर लोन ले सकते हो। बाकी अगर आपके पास एसेट्स हैं तो उसी के थ्रू जाइए, अगर लोन लेना ही है तो एजुकेशन लोन लीजिए। होपफुली आप सबके लिए वीडियो अच्छी होगी, काम की होगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर मेरा काम पसंद है, वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।